नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात जयपुर राजस्थान में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। उस दिन जनवरी 2020 की 7 तारीख थी। शाम के 7 बज रहे थे। हर रोज की तरह घरेलू नौकरानी पूजा जयपुर की यूनिक टावर सोसाइटी के आई ब्लॉक स्थित रोहित तिवारी के फ्लैट नंबर 103 पर काम करने के लिए पहुंची। उसने डोरबेल बजाई तो मालकिन श्वेता तिवारी ने दरवाजा नहीं खोला और ना ही अंदर कोई हलचल सुनाई दी। पूजा ने दरवाजे को अंदर की ओर धकेला तो वो खुल गया। नौकरानी कमरे के अंदर पहुंची तो उसके मुंह से चीख निकल गई। कमरे के अंदर पलंग पर मालकिन श्वेता तिवारी मृत पड़ी थी। उनका मुंह खून से लाल था। पूजा चीखते चिल्लाते बाहर निकली और पास पड़ोस के फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को जानकारी दी। मर्डर की खबर से सोसाइटी में हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ जुटने लगी। इसी बीच किसी ने थाना प्रतापनगर पुलिस को सूचना दे दी। पॉस सोसाइटी के फ्लैट में हत्या की सूचना पाकर प्रतापनगर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर आ गए। उन्होंने ये खबर वरिष्ठ अधिकारियों को दी और पूछताछ में जुट गए। पूछताछ से पता चला कि जिस फ्लैट में मर्डर हुआ है उसमें रोहित तिवारी किराए पर रहते हैं। रोहित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में सीनियर मैनेजर है और जयपुर एयरपोर्ट पर बतौर फ्यूल इंचार्ज तैनात है। मर्डर उनकी पत्नी श्वेता तिवारी का हुआ है। हत्या का मामला हाई प्रोफाइल था। सूचना पाकर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, डीआईजी सुभाष बघेल, एएसपी डॉक्टर अवधेश सिंह, एसपी डॉक्टर सतीश कुमार, डीएसपी राहुल जैन तथा सीओ संजय शर्मा घटनास्थल पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फॉरेंसिक टीम तथा डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलवा लिया। पुलिस अधिकारियों ने जयपुर एयरपोर्ट पर तैनात रोहित तिवारी को उनकी पत्नी श्वेता की हत्या की सूचना दी तो कुछ देर में ही वो भी फ्लैट पर आ गए। रोहित ने फ्लैट के अंदर देखकर पुलिस अधिकारियों को बताया कि बेड पर पड़ा शव उसकी पत्नी श्वेता तिवारी का है, लेकिन उसके 21 महीने के मासूम बेटे श्रियम का पता नहीं है। लगता है हत्यारों ने श्वेता की हत्या के बाद श्रियम का अपहरण कर लिया है। रोहित की बात सुनकर पुलिस अधिकारी सन्न रह गए, क्योंकि अभी तक जानकारी हत्या की थी, लेकिन अब श्रियम के अपहरण की बात सामने आई थी। पुलिस अधिकारियों ने हत्या और अपहरण के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण शुरू किया। कमरे के अंदर पड़े बेड पर 30-32 साल की श्वेता तिवारी का शव पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था, जिससे उसका चेहरा खून से लाल था। उसका गला भी रेता गया था। सिर पर भी जख्म था। बेड पर खून से सना चाकू पड़ा था। बेड के नीचे अदरक कूटने वाली लोहे की मुसली पड़ी थी। कमरे में रखी प्लास्टिक टेबल पर चाय के 2 कप रखे थे, जिसमें कुछ चाय बची हुई थी। श्वेता का मोबाइल फोन भी गायब था। घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि श्वेता का हत्यारा कोई करीबी ही रहा होगा, जिसके आने पर श्वेता ने दरवाजा खोला और उसे कमरे में बिठाकर चाय पिलाई। इसी बीच हत्यारे ने अदरक कूटने वाली मुसली से उसके सिर पर प्रहार करके उसे पलंग पर गिरा दिया होगा। फिर चाकू से उसका गला रेता होगा। इसके बाद वो श्रियम का अपहरण करके ले गया होगा। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू व मुसली को सुरक्षित कर लिया। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और दीवार, प्याले, फर्श व बेड से फिंगरप्रिंट उठाए। डॉग स्क्वाड टीम ने सुराग के लिए खोजी कुत्ते को छोड़ा। खोजी कुत्ता घटनास्थल को सूंघकर भौंकते हुए बाहर निकला और रोहित की कार के 2 चक्कर काटे। कुछ देर वो रोहित के आसपास भी मंडराता रहा। इससे टीम को रोहित पर शक हुआ, किंतु उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत न मिलने से उससे ज्यादा कुछ पूछताछ नहीं की गई। निरीक्षण के बाद पुलिस अधिकारियों ने मृतका श्वेता का शव पोस्टमार्टम के लिए जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल भिजवा दिया। श्वेता तिवारी का मायका उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर स्थित सर्वोदय नगर में था और ससुराल गांधीनगर दिल्ली में थी। रोहित ने फोन करके श्वेता की हत्या और मासूम श्रियम के अपहरण की जानकारी अपने माता पिता तथा ससुराल वालों को दे दी। बेटी की हत्या की खबर पाकर श्वेता के पिता सुरेश कुमार तथा उनकी पत्नी माधुरी घबरा गई। परिवार में कोहराम मच गया। वो पत्नी, बेटे शुभम व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ निजी वाहन से जयपुर के लिए रवाना हो लिए। अब तक श्वेता की हत्या की खबर टीवी चैनलों पर भी प्रसारित होने लगी थी। वो मोबाइल फोन पर रास्ते भर हत्या की जानकारी लेते रहे। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने इस हत्या और अपहरण के मामले को बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने 22 महीने के श्रियम का पता लगाने के लिए 6 थाना प्रभारियों, 3 सीओ तथा पुलिस के 100 जवानों को लगा दिया। भारी भरकम पुलिस फोर्स ने डीएसपी राहुल जैन तथा एएसपी डॉक्टर सतीश कुमार के निर्देशन में श्रियम की खोज आरंभ की।
इस बारे में पुलिस ने तकरीबन 150 लोगों से पूछताछ की। दर्जनों संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर उनसे कड़ाई से पूछताछ की। सैकड़ों संदिग्ध मेंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। तकनीक का सहारा लिया, लेकिन सीरियम का कोई सुराग नहीं मिला और न ही श्वेता के हत्यारों का। पुलिस अधिकारी रात भर रोहित तिवारी के फ्लैट पर जुटे रहे। एसपी डॉक्टर सतीश कुमार, एएसपी डॉक्टर अवधेश सिंह तथा सीओ संजय शर्मा अन्य पुलिस कर्मियों के साथ जांच में जुटे थे। वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुके थे और कमरे की हर चीज का निरीक्षण कर रहे थे। तभी रोहित तिवारी के मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज देखकर वो चीख पड़ा, सर ये देखो, सीरियम के अपहरणकर्ताओं का मैसेज आया है। उसने 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की है। फिरौती का मैसेज मृतका श्वेता के मोबाइल नंबर से भेजा गया था। रोहित ने उसी नंबर पर कॉल बैक कर अपहरणकर्ताओं से कहा कि वो फिरौती की रकम देने को तैयार है, लेकिन पहले सीरियम का चेहरा दिखाए। लेकिन फोन करने वाले ने चेहरा नहीं दिखाया और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। पुलिस अधिकारियों की समझ में ये नहीं आ रहा था कि अपहरणकर्ताओं को रोहित का मोबाइल नंबर कैसे मिला। क्या अपहरणकर्ता रोहित की जान पहचान का है? पुलिस अधिकारी अभी जांच कर ही रहे थे कि सुबह मृतका श्वेता के माँ बाप व अन्य परिजन रोहित के फ्लैट पर आ गए। श्वेता के पिता सुरेश कुमार मिश्रा तथा माधुरी मिश्रा ने आते ही एएसपी डॉक्टर सतीश कुमार को बताया कि उनकी बेटी की हत्या उनके दामाद रोहित ने ही की है। 5 जनवरी को मोबाइल रिचार्ज न करवाने की बात को लेकर रोहित और श्वेता के बीच झगड़ा हुआ था। मारपीट करने के बाद रोहित ने उनके मोबाइल पर फोन किया था। उसने गुस्से में कहा था, पापा जी हम बहुत परेशान हैं, आपको जितना रुपया चाहिए ले लो, लेकिन श्वेता को अपने साथ ले जाओ, नहीं तो मैं इसकी हत्या कर दूंगा। इस पर उन्होंने रोहित को समझाने का प्रयास किया तो उसने फोन काट दिया। इसके बाद उन्होंने श्वेता को कॉल करके समझाया था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि रोहित हत्या ही कर देगा। रोहित जिस तरह से बार बार अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा था और हत्या के समय अपनी मौजूदगी ऑफिस में बता रहा था, उससे पुलिस अधिकारियों को उस पर शक बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब मृतका के माँ बाप ने भी उस पर सीधे तौर पर हत्या का आरोप लगाया तो पुलिस का भी शक उस पर गहराने लगा। 8 जनवरी 2020 की दोपहर 3 बजे हल्ला मचा कि एक बच्चे का शव रोहित के फ्लैट की बाउंड्री वॉल के पीछे झाड़ियों में पड़ा है। पुलिस ने झाड़ियों से शव को बाहर निकाला। शव तौलिए में लिपटा था। तौलिया हटाया गया तो सभी अवाक रह गए। शव सीरियम का ही था। उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। जिस सीरियम को खोजने के लिए पुलिस के 100 जवान पसीना बहा रहे थे, उसका शव उसी के घर के पीछे झाड़ियों में पड़ा था। नाती का शव देखकर सुरेश कुमार मिश्रा व उनकी पत्नी माधुरी मिश्रा फुफक पड़ी। बेटे शुभम ने माँ बाप को धैर्य बंधाया। मासूम सीरियम की हत्या की जानकारी पाते ही पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव तथा डीएसपी राहुल जैन वहां आ गए। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से कहा कि मां के बाद बेटे की हत्या दिल को झकझोर देने वाली है। ऐसे क्रूर हत्यारे को वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने सीरियम का शव भी पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी अस्पताल भेज दिया। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच 3 डॉक्टरों के एक पैनल ने श्वेता और उसके मासूम बेटे सीरियम के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव मृतका के पति रोहित के बजाय मृतका के माता पिता को सौंप दिए गए। सुरेश कुमार मिश्रा दोनों शव को लेकर सर्वोदय नगर कानपुर स्थित अपने घर आ गए। वहां भैरव घाट पर उन्होंने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार का दृश्य बड़ा ही हृदय विदारक था। उधर डबल मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए जयपुर पुलिस अधिकारियों ने मृतका के पति रोहित तिवारी पर शिकंजा कसा और उससे सख्ती से पूछताछ की। पुलिस अधिकारी उसे एयरपोर्ट ले गए और घटना वाले दिन यानी 7 जनवरी की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। पता चला कि उस रोज रोहित तिवारी सुबह 9 बजे एयरपोर्ट पहुंचा था और पत्नी की हत्या की सूचना मिलने के बाद एयरपोर्ट से घर को निकला था। फुटेज से यह भी पता चला कि रोहित घटना के समय वहां एक बैठक में मौजूद था। उसके मोबाइल की लोकेशन भी दिन भर एयरपोर्ट की ही मिल रही थी। सारे सबूत रोहित के पक्ष में जा रहे थे, जिससे पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। यद्यपि पुलिस अधिकारियों को पक्का यकीन था कि दोहरी हत्या में रोहित का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ हो सकता है। पुलिस ने रोहित पर कड़ा रुख अपनाया तो पुलिस पर दबाव बनाने के लिए उसने कोर्ट का रुख किया। 9 जनवरी को रोहित ने जयपुर की निचली अदालत में अपने वकील दीपक चौहान के मार्फत प्रार्थना पत्र देकर पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। कोर्ट ने इस मामले में प्रतापनगर थाना प्रभारी को 10 जनवरी को प्रकरण से जुड़े तथ्यों के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया। रोहित की इस कार्रवाई से पुलिस बौखला गई। जिस मोबाइल फोन से रोहित के मोबाइल पर मैसेज किया गया था, पुलिस उस मोबाइल फोन की जांच में जुट गई। जांच से पता चला कि श्वेता अपने मोबाइल फोन में पैटर्न लॉक लगाती थी, जिसे कोई दूसरा नहीं खोल सकता था। इसका मतलब मैसेजकर्ता ने श्वेता का सिम निकालकर किसी दूसरे मोबाइल में डाला था। मैसेज करते समय इस मोबाइल फोन की लोकेशन जयपुर के सांगानेर की मिली।
पुलिस फोन के IMEI नंबर के सहारे उस दुकानदार तक पहुंची जहां से वो हैंडसेट खरीदा गया था। वहां से मोबाइल खरीदार के बारे में जानकारी नहीं मिली, तो उस फोन के IMEI नंबर को ट्रेस कर पुलिस मैसेजकर्ता तक पहुंच गई। पुलिस मैसेजकर्ता को उसके घर से पकड़कर थाने ले आई। उसने अपना नाम सौरभ चौधरी निवासी भरतपुर तथा हाल पता सांगानेर बताया। उससे जब श्वेता व उसके मासूम बेटे श्रियम की हत्या के संबंध में पूछा गया तो उसने ऐसा कुछ करने से इनकार किया, लेकिन जब उसके साथ सख्ती की गई तो वो टूट गया और दोहरी हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। सौरभ तिवारी ने बताया कि रोहित तिवारी ने ही उसे 20,000 रुपए देकर पत्नी व बेटे की हत्या की सुपारी दी थी। मतलब दोहरी हत्या की साजिश रोहित ने ही रची थी। सौरभ से पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने 10 जनवरी 2020 को रोहित तिवारी को भी बंदी बना लिया। थाने में जब उसका सामना सौरभ चौधरी से हुआ तो उसका चेहरा लटक गया और उसने सहज ही पत्नी श्वेता की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। डबल मर्डर के हत्यारों के पकड़े जाने की जानकारी पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और DCP डॉक्टर राहुल जैन को हुई तो वो थाना प्रतापनगर आ गए। उन्होंने आरोपियों से पूछताछ की, फिर प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा कर दिया। चूंकि हत्या आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए थाना प्रभारी ने धारा 302/201 तथा 120B के तहत सौरभ चौधरी तथा रोहित तिवारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर एक ऐसे पति की कहानी सामने आई जिसने दूसरी शादी रचाने के लिए अपनी पत्नी व बच्चे के कत्ल की साजिश रच डाली। उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर के काकादेव थाना अंतर्गत एक मोहल्ला है सर्वोदय नगर। सुरेश कुमार मिश्रा अपने परिवार के साथ इसी सर्वोदय नगर में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी माधुरी मिश्रा के अलावा एक बेटा और 3 बेटियां थी। सुरेश कुमार मिश्रा भारतीय खाद्य निगम में अधिकारी थे, जो अब रिटायर हो चुके थे। उनका आलीशान मकान है। मिश्रा जी अपनी 2 बेटियों की शादी कर चुके थे। श्वेता सुरेश कुमार मिश्रा की सबसे छोटी बेटी थी। वो अपनी दोनों बहनों से ज्यादा खूबसूरत थी। श्वेता ने कानपुर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से BA किया था। वो आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन पिता सुरेश कुमार मिश्रा कोई अच्छा घरवर ढूंढकर उसके हाथ पीले करना चाहते थे। उन्होंने उसके लिए वर की खोज भी शुरू कर दी। उसी खोज में उन्हें रोहित तिवारी पसंद आ गया। रोहित के पिता उमा शंकर तिवारी मूल रूप से औरैया जनपद के गांव कंठीपुर के रहने वाले थे, लेकिन वो दिल्ली के गांधीनगर के रघुवरपुरा स्थित माता मंदिर वाली गली में रहते थे। उमा शंकर तिवारी के परिवार में पत्नी कृष्णा देवी के अलावा बेटा रोहित तथा 2 बेटियां थी। बेटियों की शादी वो कर चुके थे। रोहित अभी कुंवारा था। रोहित पढ़ा लिखा हैंडसम युवक था। वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में मैनेजर था। उसकी पोस्टिंग दिल्ली में ही थी। सुरेश कुमार मिश्रा ने रोहित को देखा तो उसे अपनी बेटी श्वेता के लिए वो पसंद आ गया। फिर 24 जनवरी 2011 को रीति रिवाज से रोहित के साथ श्वेता का विवाह धूमधाम से कर दिया गया। उसकी शादी में उन्होंने लगभग 30 लाख रुपए खर्च किए थे। शादी के बाद श्वेता और रोहित ने बड़े प्रेम से जिंदगी का सफर शुरू किया। हंसते खेलते 2 साल कब बीत गए दोनों में से किसी को पता ही ना चला। लेकिन इन 2 सालों में श्वेता मां नहीं बन सकी। सूनी गोट का दर्द जहां श्वेता और रोहित को था, वहीं श्वेता के सास ससुर को भी टीस थी। सास कृष्णा देवी तो श्वेता को ताने भी देने लगी थी। इतना ही नहीं, श्वेता को कम दहेज लाने की बात भी कही जाने लगी। उसके हर काम में कमी निकाली जाने लगी। यहाँ तक कि उसके खान पान और पहनावे पर भी सवाल उठाए जाने लगे। उसे तब और गहरी चोट लगी जब उसे पता चला कि उसके पति रोहित के किसी अन्य लड़की से नाजायज संबंध है, जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। वर्ष 2013 में जब श्वेता की प्रताड़ना ज्यादा बढ़ गई तो वो ससुराल छोड़कर मायके में आकर रहने लगी। यहाँ वो 7 महीने तक रही। उसके बाद एक प्रतिष्ठित कांग्रेसी नेता ने बीच में पड़कर समझौता करा दिया। उसके बाद सुरेश कुमार मिश्रा ने श्वेता को ससुराल भेज दिया। ससुराल में कुछ समय तक तो उसे ठीक से रखा गया, लेकिन उसे फिर से प्रताड़ित किया जाने लगा। माँ बाप की बातों को लेकर रोहित उसे पीट भी देता था। कृष्णा देवी तो सीधे सीधे उसे बांझ होने का ताना देने लगी थी। ननद नूतन और मीनाक्षी भी अपने माँ बाप व भाई का ही पक्ष लेकर प्रताड़ित उसे करती थी। ससुराली बातों की प्रताड़ना से दुखी होकर श्वेता ने एक रोज अपनी बड़ी बहन सपना को एक खत भेजा, जिसमें उसने अपना दर्द बयां करते हुए लिखा, सपना दीदी, रोहित तथा उसके माँ बाप मुझे बहुत परेशान करते हैं। चैन से जीने नहीं देते, सब पीटते हैं, मुझे नीचा दिखाते हैं, खाने को भी नहीं देते, यहाँ तक कि मेरे पहनावे पर भी सवाल उठाते हैं। मुझे ये भी पता चला है कि रोहित के एक युवती से संबंध है। वो उसके कॉलेज समय की दोस्त है। वो उसी से प्यार करता है। यही वजह है कि वो मुझे प्रताड़ित करता है। उसे मेरी हर बात बुरी लगती है। मामूली बातों पर भी मार पीट कर घर से जाने को कहता है। सास ससुर भी उसी का साथ देते हैं। नौकरानी की तरह दिन भर घर का काम करवाते हैं।
यदि मेरे साथ कोई अप्रिय वारदात हो जाए तो ये सभी जिम्मेदार होंगे। छोटी बहन का दर्द सुनकर सपना बहुत दुखी हुई। उसने सारी बात माँ बाप को बताई। तब सुरेश कुमार मिश्रा ने दामाद रोहित तथा उसके माँ बाप से बात की और अनुरोध किया कि वे लोग श्वेता को प्रताड़ित ना करें। इतना ही नहीं, उन्होंने श्वेता को भी समझाया कि वो परिवार में सामंजस्य बनाए रखे। लेकिन सुरेश कुमार के अनुरोध का रोहित और उसके परिजनों पर कोई असर ना पड़ा। उनकी प्रताड़ना बदस्तूर जारी रही। इसी तनाव भरी जिंदगी के बीच रोहित का तबादला उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर हो गया। श्वेता दिल्ली छोड़कर पति के साथ उदयपुर चली गई। उदयपुर में ही श्वेता ने अप्रैल 2018 में बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम श्रियम रखा गया। बेटे के जन्म के बाद श्वेता को लगा कि अब उसकी खुशियां वापस आ जाएंगी और पति के स्वभाव में भी परिवर्तन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्रियम के जन्म से ना तो रोहित को खुशी हुई और ना ही उसके स्वभाव में परिवर्तन आया। उसकी प्रताड़ना बदस्तूर जारी रही। रोहित के माता पिता भी श्रियम के जन्म से खुश नजर नहीं आए। उदयपुर एयरपोर्ट पर तैनाती के दौरान रोहित तिवारी की मुलाकात सहकर्मी हरि सिंह से हुई। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। हरि सिंह अपनी पत्नी सुधा सिंह को साथ लेकर रोहित के घर आने लगा। सुधा सिंह मिलनसार थी, इसलिए श्वेता और सुधा अपना सुख दुख एक दूसरे से शेयर कर लेती थी। श्वेता ने प्रताड़ित किए जाने की बात भी सुधा से शेयर की थी। सौरभ चौधरी हरि सिंह का साला था। वो भरतपुर में रहता था और हैंडीक्राफ्ट का काम करता था। हरि सिंह के मार्फत सौरभ की जान पहचान रोहित से हुई। वो रोहित के घर आने लगा। उसने श्वेता से भी जान पहचान बना ली और उससे खूब बतियाने लगा। सौरभ जब भी रोहित से मिलने आता था वो उसे शराब पिलाता था। इधर श्रियम के जन्म के बाद रोहित तिवारी का ट्रांसफर उदयपुर से जयपुर हो गया। जयपुर में रोहित ने प्रतापनगर थाना क्षेत्र के जगतपुरा में स्थित यूनिक टावर सेक्टर 26 आई ब्लॉक में फ्लैट संख्या 103 किराए पर ले लिया और पत्नी श्वेता तथा बेटे श्रियम के साथ रहने लगा। जयपुर आकर भी श्वेता और रोहित के बीच तनाव बरकरार रहा। दोनों की छोटी छोटी बातों में मारपीट और झगड़ा होता रहता था। हरि सिंह का साला सौरभ चौधरी यहाँ भी रोहित से मिलने आता था। उसे दोनों की तनाव भरी जिंदगी के बारे में जानकारी थी। रोहित कभी कभी शराब के नशे में कह भी देता था कि वो झगड़ालू श्वेता से छुटकारा पाना चाहता है। दिसंबर 2019 की बात है। रोहित को कंपनी के काम से 8 से 21 दिसंबर के बीच शहर से बाहर जाना था, इसलिए वो श्वेता को अपने माँ बाप के पास दिल्ली छोड़ गया। पहले वो कोलकाता गया, फिर मुंबई। 21 दिसंबर को वो मुंबई से दिल्ली आया। घर वालों ने हमेशा की तरह उसे श्वेता के खिलाफ भड़काया। तब दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ। इसके बाद वो श्वेता को लेकर जयपुर आ गया। दोनों कार से आए थे। घर आकर श्वेता ने अपनी माँ माधुरी को फोन कर बताया कि रोहित ने 272 किलोमीटर के सफर में उसे पानी तक पीने को नहीं दिया और वो उससे झगड़ता रहा। अब तक रोहित अपनी शादीशुदा जिंदगी से ऊब चुका था। वो दूसरी शादी रचाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के सपने देखने लगा था, लेकिन एक पत्नी के रहते वो दूसरी शादी नहीं कर सकता था। उसने श्वेता की हत्या के साथ मासूम श्रियम की भी हत्या कराने का फैसला किया ताकि शादीशुदा जिंदगी का नामो निशान मिट जाए। वो जिंदगी की बैक हिस्ट्री को ही डिलीट करना चाहता था। 3 जनवरी 2020 को रोहित ने सौरभ चौधरी को फोन कर जयपुर एयरपोर्ट के पास स्थित होटल फ्लाइट व्यू में बुलाया। वहां रोहित ने सौरभ के साथ बैठकर पत्नी व बेटे की हत्या की साजिश रची। साजिश इस तरह रची गई कि रोहित का नाम सामने नहीं आए। रोहित ने हत्या के लिए सौरभ को 20,000 रुपए भी दिए। दरअसल सौरभ चौधरी शादीशुदा था। रोहित की तरह सौरभ भी पत्नी से परेशान रहता था और पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए दोनों में तय हुआ कि पहले वो रोहित का साथ देगा, फिर रोहित उसकी पत्नी की हत्या में उसका साथ देगा। यही कारण था कि मात्र 20,000 रुपए में सौरभ डबल मर्डर को राजी हो गया था। 5 जनवरी 2020 को मोबाइल रिचार्ज न कराने को लेकर रोहित और श्वेता के बीच झगड़ा और मारपीट हुई। इसके बाद उसने श्वेता के पिता सुरेश कुमार मिश्रा को फोन करके झगड़े की जानकारी दी और गुस्से में कहा, पापा जी आप श्वेता को ले जाइए, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता। आपको जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, अन्यथा मैं इसकी हत्या कर दूंगा। दामाद की धमकी से सुरेश कुमार मिश्रा घबरा उठे। उन्होंने दामाद को भी समझाया और बेटी को भी, लेकिन समझाने के बावजूद रोहित का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने फोन कर सौरभ चौधरी को जयपुर बुला लिया और श्वेता तथा उसके मासूम बेटे श्रियम की हत्या की पूरी योजना तैयार करके हत्या का दिन, तारीख और समय तय कर दिया। योजना के मुताबिक 7 जनवरी 2020 की सुबह 9 बजे रोहित जयपुर एयरपोर्ट पहुंच गया और अपने काम पर लग गया। वो वहां एक मीटिंग में भी शामिल हुआ। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के सामने भी वो आता जाता रहा ताकि उसका फोटो कैमरे में कैद हो जाए। इधर योजना के मुताबिक सौरभ चौधरी भी 7 जनवरी को दोपहर लगभग 2 बजे रोहित के यूनिक टावर अपार्टमेंट स्थित फ्लैट पर पहुंचा और डोरबेल बजाई।
श्वेता ने दरवाजा खोला तो सामने सौरभ खड़ा था। चूंकि सौरभ को श्वेता जानती पहचानती थी, इसलिए उसे घर के अंदर ले गई और कमरे में बैठाया। फिर उसने 2 कप चाय बनाई और दोनों ने बैठकर चाय पी। चाय पीकर दोनों ने कप टेबल पर रख दिए। इसी में श्वेता दूसरे कमरे में चली गई, जहां उसका बेटा श्रियम सो रहा था। तभी मौका पाकर सौरभ रसोई में गया और अदरक कूटने वाली लोहे की मुसूली उठा लाया। चंद मिनटों बाद श्वेता वापस आई तो सौरभ ने अकस्मात श्वेता के सिर पर मुसली से वार कर दिया। श्वेता सिर पकड़कर पलंग पर गिर गई। इसके बाद सौरभ ने श्वेता को दबोच लिया और मुसली से उसका सिर व चेहरा कूट डाला। इसके बाद वो पुनः रसोई में गया और चाकू ले आया और चाकू से श्वेता का गला रेत दिया। उसने चाकू पलंग पर तथा मुसली पलंग के नीचे फेंक दी। श्वेता की हत्या करने के बाद सौरभ चौधरी दूसरे कमरे में पहुंचा, जहां मासूम श्रियम पलंग पर सो रहा था। सौरभ को उस मासूम पर जरा भी दया नहीं आई और न ही उसका कलेजा कांपा। उसने श्रियम को भी गला दबाकर मार डाला। इसके बाद सौरभ ने उसका शव तौलिए में लपेटा और बाउंड्री वॉल के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। श्रियम का शव ठिकाने लगाने के बाद उसने फिर से कमरे में आकर श्वेता का मोबाइल फोन अपनी जेब में डाला और मुंह पर कपड़ा ढककर फ्लैट से निकल गया। बाद में उसने श्वेता का मोबाइल फोन तोड़कर सांगानेर से शिकारपुरा की ओर बहने वाले नाले में फेंक दिया और दूसरा फोन खरीदकर फिरौती के लिए रोहित को मैसेज भेजा। इधर शाम 4 बजे नौकरानी काम करने फ्लैट पर आई, तब घटना की जानकारी हुई। इसके बाद तो कोहराम मच गया। थाना प्रतापनगर पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। 11 जनवरी 2019 को पुलिस ने अभियुक्त रोहित तिवारी तथा सौरभ चौधरी को जयपुर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने मृतका का मोबाइल व सिम कार्ड बरामद करने के लिए अदालत में अभियुक्तों की 3 दिन की रिमांड की अर्जी लगाई। अदालत ने 2 दिन की रिमांड अर्जी मंजूर कर ली। रिमांड मिलने पर जब पुलिस ने सौरभ से श्वेता के मोबाइल फोन व सिम के बारे में पूछा तो उसने सिम तो बरामद करा दिया, लेकिन मोबाइल फोन के बारे में बताया कि उसने मोबाइल तोड़कर सांगानेर के नाले में फेंक दिया था। रिमांड के दौरान पुलिस मोबाइल बरामद नहीं कर सकी, जिससे उन दोनों को 13 जनवरी को अदालत में पेश करना पड़ा। पुलिस की अर्जी पर अदालत ने 15 फरवरी 2020 तक फिर से रिमांड अवधि बढ़ाई, लेकिन पुलिस मोबाइल फोन फिर भी बरामद नहीं कर सकी। इसलिए उन्हें अदालत में पेश कर जयपुर की जिला जेल भेज दिया गया। हरी सिंह को पुलिस ने उदयपुर से हिरासत में जरूर ले लिया था, परंतु बाद में उसे इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।